मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। केंद्र सरकार चाह तो रही है कि किसान नेताओं से बातचीत कर नए कृषि कानून पर बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन किसान नेता कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले सचिव स्तर की बातचीत हुई, फिर मंत्री स्तर की बातचीत, फिर मंगलवार रात को सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले अमित शाह की एंट्री हुई। लेकिन किसानों को मनाने की कोशिशें अब तक सिफर ही साबित हुई हैं। पिछले शनिवार को इस तरह की खबरें भी आईं कि किसानों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है। केंद्र सरकार ऐसी बातचीत से संकेत देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी नहीं है। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने किसानों की बात पर विचार किया और कानून में संशोधन के लिखित प्रस्ताव भी उन्हें बुधवार को भेजे हैं। किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही सरकार ये बात भी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार ये कानून वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है या फिर कुछ कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है? क्या जिस तरह से कनाडा और ब्रिटेन में किसानों के समर्थन की आवाजें आ रही हैं, उसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है? इससे पहले केंद्र सरकार संसद में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई थी। उस पर उन्हें अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। उस वक्त राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार के लिए सूट बूट की सरकार का नारा दिया था। इससे सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई थी। इन कानूनों को प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक अलग अलग मंचों से बहुत क्रांतिकारी और किसानों के लिए हितकारी बता चुके हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कानून वापस लेना सरकार की साख पर धब्बा लगने जैसा होगा। यहां एक बात और समझने वाली है कि भूमि सुधार कानून पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी केंद्र सरकार के साथ नहीं थी। लेकिन इस बार आरएसएस से जुड़े किसान संगठन, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो या फिर भारतीय किसान संघ, इन कानूनों को किसान के हित में बता रहे हैं। लेकिन 2-3 सुधारों के साथ विपक्षी दलों ने भी अपने कार्यकाल में इसकी मांग की थी। इसलिए कानून का विरोध राजनीतिक है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे दलों ने अपने अपने दौर में इस तरह के कानून का समर्थन किया था। कांग्रेस का साल 2019 का घोषणा पत्र सुनाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का वादा किया था। शरद पवार की लिखी चिट्ठी बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। उसी तरह से दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां 3 में से 1 कानून लागू भी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल किसानों से मिलने और उन्हें समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। इसलिए भी सरकार को लग रहा है कि केवल विरोध करने के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। पूरे मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। कृषि से जुड़े कई जानकारों को लगता है कि किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने की मांग से भारत के कृषि क्षेत्र का भला नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे की एक वजह भारत की एमएसपी व्यवस्था है। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जोशी पूर्व में साउथ एशिया फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके हैं। वो कहते हैं, उन्होंने मीडिया से बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई देश कृषि जीडीपी के 10% तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों ने ऐसा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।
10% से ज्यादा सब्सिडी देने वाले देश पर आरोप लगते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। भारत सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें बेच नहीं पाते। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसपी की इस साल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि कई फसलों की भारत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है। केंद्र सरकार को आज की तारीख में यह लगता है कि इन नए कानून से दिक्कत केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। इन्हीं दोनों राज्य में मंडी व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। बिचौलियों वाला सिस्टम इन्हीं राज्यों में चलता है जो टैक्स के नाम पर बिना कुछ किए मोटा पैसा कमाते हैं। यही दो राज्य केवल एमएसपी वाली फसलें सबसे ज्यादा उगाते भी। सरकार को लगता है कि इन दोनों राज्यों के बाहर इन नए कानून का बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, क्योंकि देश के ज्यादातर किसान तो अभी भी मंडी के बाहर ही अपनी फसल आज भी बेच रहे हैं। साल 2015 में शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लगभग सिर्फ 6% किसानों को मिल पाता है, यानी 94% किसानों को एमएसपी का लाभ कभी मिला ही नहीं। साल 2015 से 16 में हुई कृषि गणना के अनुसार भारत में 86% किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है, या ये वो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। लेकिन यहां छोटी सी चूक सरकार से ये हो गई कि उन्हें नहीं लगता था कि इतनी बड़ी संख्या में ये किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस मुद्दे पर किसानों ने मंगलवार को जो भारत बंद का ऐलान किया था, उसका असर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे पर किसानों के लिए कहा था, मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे। यही है इन नए कानून को वापस ना लेने का केंद्र सरकार का एक अहम कारण। आगे और भी खबरें बनाता रहूंगा इसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।